अब इतनी सारी बातों के बाद ये भी ज़रूरी है कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करें कि भारत की स्थिति को कैसे सुधारा जाए। तो उस संदर्भ में हमने पीछे बात करी कि भई एनहांसिंग सोशल सिक्योरिटीज़ बहुत ज़रूरी है, लोगों को सफिशिएंट सिक्योरिटी देना, खास तौर से हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन, इन सब चीज़ों में। और इनके अलावा मेंटल हेल्थ पॉलिसीज़, इन सब पे भी काम करने की ज़रूरत है। तो इतनी सारी बातों के बाद हमें ये भी बात कर लेनी चाहिए कि हम भारत की स्थिति को अगर वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में बढ़ाने का प्रयास करें, तो हमें किन-किन बिंदुओं पर काम करने की ज़रूरत है। तो इस रेफ़रेंस में सबसे पहली बात जो है, जो हमको पालन करनी चाहिए, वो ये है कि एनहांसिंग सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। और सामाजिक सुरक्षा का मतलब यह है कि जो एक व्यक्ति को प्रसन्न रखने के लिए आवश्यक बातें हैं, उन तक पहुँच सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। जिनमें सबसे ज़रूरी है हेल्थ सर्विसेज़, इंश्योरेंस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब योजनाओं का इस तरह से विस्तार किया जाए कि जिससे अधिकतम लोगों तक इसकी अधिकतम पहुँच को सुनिश्चित किया जा सके। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सरकार को कुछ नीतियाँ बनानी चाहिए या हमें अपनी ओर से कुछ जागरूकता निर्मित करनी चाहिए और ऐसी प्रैक्टिसेस से अपने आप को दूर करना चाहिए जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता हो। और थोड़ा-सा हम कैंपेनिंग भी करें कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे हमको लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य के पीछे सबसे बड़ी समस्या ये है कि सोशल मीडिया का आम आदमी के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप होना। और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति दूसरे के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है, तो उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। और अगली बात जो है, वो ये है कि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, सरकार का जो साधन, सरकार की जो कार्यप्रणाली है, वो मोर एज पॉसिबल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना ही था, मैक्सिमम गवर्नेंस विद मिनिमम गवर्नमेंट। लेकिन होता क्या है? होता इसका उल्टा है, मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नेंस। हस्तक्षेप पूरा है, लेकिन उस सिस्टम का बेनिफिट आपको उस स्तर पे नहीं मिल पाता है, जिस स्तर पे आपको मिलने से प्रसन्नता सूचकांक में वृद्धि हो सकती है। अगला है एम्पावरिंग वर्क लाइफ बैलेंस। पीछे हमने बताया कि जब हम लोग बात कर रहे थे कि नॉर्डिक नेशंस में ऐसा क्या है, तो ये भी एक पॉइंट उसमें बन के आया था कि एम्पावरिंग वर्क लाइफ बैलेंस, उनके यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस है, मतलब जो कार्य करना है और जो हमारा निजी जीवन है, इसके बीच में हम सामंजस्य निर्मित कर पाएँ, इनके बीच में हम संतुलन निर्मित कर पाएँ, काम और परिवार, काम और अपने जीवन के बीच में। तो हम अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, जिससे हम प्रसन्न रह सकते हैं। फोकस ऑन एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय सततता भी प्रसन्न रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे भारत में बीमारियों का बहुत बड़ा कारण भारत में क्या पूरी दुनिया में बीमारियों का बहुत बड़ा कारण पॉल्यूशन बना हुआ है। तरह-तरह का प्रदूषण है, जो आप जहाँ-जहाँ सोच नहीं सकते वहाँ-वहाँ प्रदूषण है, लोगों के विचार में प्रदूषण है, लोगों की सोच में प्रदूषण है। तो प्रदूषण जो है वो लोगों के जीवन स्तर को खराब कर रहा है और प्रसन्नता तक भी पहुँच को सुनिश्चित करने में बाधा बन रहा है। तो वहाँ पर भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है कि हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करें। हालाँकि बड़ी चिंताजनक बात है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में लोग तब सोचते हैं जब वो सारा डेवलपमेंट कर लेते हैं। और जो सारा डेवलपमेंट कर लेते हैं, फिर वो दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराने लगते हैं कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए फलाँ ज़िम्मेदार है, ढिमका ज़िम्मेदार है। खैर, एक और पॉइंट है इसमें कि रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर एंड गवर्नेंस इन हैप्पीनेस। क्या भूमिका होती है किसी भी व्यक्ति के प्रसन्नता में? आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और शासन की क्या भूमिका होती है? तो आर्थिक विकास की तो हमने पीछे भी बात करी थी कि निश्चित तौर पे भूमिका होती है। प्रति व्यक्ति उच्च जीडीपी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। जितना ज़्यादा हम पर कैपिटा जीडीपी बढ़ाएँगे, लोगों का लाइफ़स्टाइल और लोगों का लाइफ़ उतना अच्छा जाएगा। लेकिन एक बात का हमें ख़्याल रखना चाहिए कि मस्ट बी इंक्लूसिव, इट मस्ट बी इंक्लूसिव। जो भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो उसमें इंक्लूसिवनेस होना चाहिए। और इंक्लूसिवनेस क्या है? समावेशिता क्या है? कि आप आर्थिक विकास कर रहे हैं और जो सोशल एस्पेक्ट है इसका, सोशल एस्पेक्ट क्या है? कि समाज के सभी लोग विकास की प्रक्रिया, विकास के लाभ
और विकास, हाँ, विकास की प्रक्रिया और विकास के परिणाम, इन दोनों में समान रूप से भागीदार हों। तो अगर आप इस दृष्टि से भारत के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ समावेशिता का अभाव है। जहाँ हम समाज के सभी अंगों को शामिल कर सकें, समाज के सभी, चाहे वो रीजनल डिस्पैरिटी हो, चाहे वो सोशल डिस्पैरिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो, उन सबको हम समाप्त करके एक ऐसी जगह बना सकें जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस दोनों एक दूसरे से मिल रहे हों। मतलब कि समाज के अधिकतम लोगों की आर्थिक विकास में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करें, और भागीदारी के साथ साथ जो विकास का परिणाम है उसको भी हम अधिकतम लोगों तक अधिकतम वितरण सुनिश्चित कर पाए, तो वो हम कहेंगे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। सोशल वेलफेयर पे सरकार को काम करना चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन को तो एज अर्ली एज पॉसिबल सरकार को फ्री करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, जिनको सरकार को जल्दी से जल्दी फ्री कर देना चाहिए। तो ये भी बात बहुत जरूरी है। गुड गवर्नेंस जरूरी है, सरकार की शासन की नीतियां ऐसी हो जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित किया जा सके, भ्रष्टाचार कम से कम हो, और लोगों को संस्थाओं तक आसान पहुंच मिल सके, और साथ ही साथ प्रशासन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। अगली बात जो है कि हमें क्या सबक लेना चाहिए फिनलैंड के कल्याण के दृष्टिकोण से, जो फिनलैंड कर रहा है हमारे लिए, वो क्या लेसन हो सकता है। फिनलैंड नंबर 1 रहा, इसलिए हम फिनलैंड की बात करेंगे, वरना हम लेसन कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन हम सामाजिक विकास के लिए फिनलैंड से क्या सीख सकते हैं, या लोगों को प्रसन्न रखने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव करने के लिए कैसे फिनलैंड से सीख ले सकते हैं। तो हमें एजुकेशन सिस्टम सुधारना चाहिए, होलिस्टिक एजुकेशन पर काम करना चाहिए। दरअसल हमारे यहाँ एजुकेशन भी ऐसा है ना कि बहुत कम रिसर्च हुआ है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में, और अभी भी बहुत कम रिसर्च हो रहा है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में, और जो थोड़ी बहुत शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान हुए भी हैं वो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं। जो शिक्षा का दूसरा पहलू है, जहाँ पर हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी अनुसंधान नहीं हुआ है। और ह्यूमैनिटीज की चीजें आपको लाइफ को बैलेंस करने में, ह्यूमैनिटीज का जो स्टडी है वो लाइफ को बैलेंस करने में आपको हेल्प करती है। तो वहाँ पे थोड़ा अनुसंधान की जरूरत है। रटने के बजाय समग्र विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। हम बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दें। हम बच्चों को अंधी दौड़ में लगा देते हैं कि तुम्हें इतने मार्क्स आने, इतने मार्क्स आने हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे कम काम करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का एकीकरण करें, है ना, इंटीग्रेट करें मेंटल हेल्थ को। तो मेंटल हेल्थ इंटीग्रेशन में क्या करें कि हम उसको भी एक समस्या समझें। जैसे भारत में समस्या समझा ही नहीं जाता कि मानसिक स्वास्थ्य भी कोई एक समस्या है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ पागलपन समझा जाता है कि व्यक्ति पागल हो गया तभी उसको कहा जाता है कि मानसिक रोगी है ये। जबकि मानसिक बीमारियां छोटी मोटी बहुत सारी हैं जिनको काउंसलिंग से खत्म किया जा सकता है, और जिनको डिटर्मिनेशन से खत्म किया जा सकता है, जिनके बारे में अवेयर नहीं है, हम इनको कम कर सकते हैं अपने व्यक्तित्व के बारे में। तो फ्री एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज, इसको आसान उपलब्धि देनी चाहिए, आसानी से लोगों को पहुंचना चाहिए वहां तक। मिनिमल इनकम इनक्वालिटी, हमने पीछे भी कहा कि आय की असमानता को जितना आप कम करेंगे, खुशहाली उतना ज्यादा बढ़ती जाएगी, प्रसन्नता उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। आय की असमानता को कम करने का तरीका वही है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इंक्लूसिवनेस, इन सबको बढ़ावा दिया जाए ज्यादा से ज्यादा स्तर पे। सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक खेत है, आपने बहुत ज्यादा उसमें फर्टिलाइजर यूज करके बहुत हाईली प्रोडक्शन किया, बहुत हाई लेवल पे प्रोडक्शन किया, लेकिन वो खेत आपने इस तरह से यूटिलाइज किया कि आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बंजर हो गया। अब आपका बच्चा उसमें खेती नहीं कर सकता। तो आप तय करें कि आपने विकास किया या विनाश किया। तो सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है, चाहे वो व्यक्ति के संदर्भ में कही जाए, चाहे वो संसाधन के संदर्भ में कही जाए, चाहे वो वर्क आवर्स के रेफरेंस में कही जाए कि आप किसी को बहुत ज्यादा शोषण करेंगे तो हालांकि वो जीवित रहने के लिए कहीं ना कहीं काम करेगा ही, लेकिन वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो सस्टेनेबिलिटी ही जरूरी है खुश रहने के लिए। कम्युनिटी सेंट्रिक पॉलिसीज बनाई जाए, है ना, ऐसी ऐसी रणनीतियों पे काम किया जाए, ऐसी नीतियों पे काम किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट किया जा सके उस काम के साथ, और डिसीजन मेकिंग में भी उनकी भूमिका सुनिश्चित की जा सके। इंडिया की जो पॉलिसी है मेंटल हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी के लिए, उसका भी थोड़ा एक हम देख लेते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज हैं और उनमें क्या क्या काम सरकार कर रही है। तो जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, तो इसको और ज़्यादा वाइडर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। आयुष्मान भारत स्कीम है, ये थोड़ा लार्ज पॉपुलेशन को कवर करती है, लेकिन इसको और ज़्यादा इसके साथ मेंटल हेल्थ को इंटीग्रेट करने की जरूरत है। सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे मनरेगा है, पीएम किसान निधि है, और इस तरह की जो योजना है उनमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें टारगेट बनाना चाहिए। और इसके साथ चैलेंजेस भी बहुत सारे हमारे इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, और
जो हमारी सरकार द्वारा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं वो बहुत सफिशिएंट नहीं है। परिणाम के तौर पे हम क्या कह सकते हैं? तो परिणाम के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भारत अपनी सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाए, और निष्कर्ष में हम एक सुझाव दे सकते हैं कि भारत सरकार, चूंकि भारत का जो सोशल फैब्रिक है वो थोड़ा यूनिक है, मतलब दुनिया के बाकी देशों की तुलना में या दुनिया के बाकी समाजों की तुलना में जो भारत का सोशल फैब्रिक है वो थोड़ा ज़्यादा उलझा हुआ है। तो उस सोशल फैब्रिक को बेहतर समझकर और हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, शासन और समाज को सुरक्षित करें, मजबूत बनाएं और मानव विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं और ये सुनिश्चित कर सकें कि भारत का हर नागरिक खुश हो, प्रसन्न हो। धन्यवाद।